Hello everyone, hope you all are fine. Welcome back to bio lecture. Okay, in last lecture we have discussed about asexual and sexual reproduction in organism, and we have completed the chapter. If you have any doubt, as I told you earlier, please message me. Some of students have messaged me also, and thank you for your concern. जान के अच्छा लगा कि बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, उनके डाउट्स आ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो इट मेक मी फील गुड। और एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सब एनसीईआरटी रीड करो। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो ऑनलाइन लिंक है एनसीईआरटी का, उससे आप चैप्टर वाइज जो एनसीईआरटी की बुक है उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसको रीड कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी रीड करना बहुत ज़रूरी है। ओके ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, अलग अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखे थे हमने। एसेक्सुअल में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने इवेंट्स देखे थे। बेसिकली 3 मेजर इवेंट्स थे: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सी, प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली होता है बाय द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन that we have discussed. There are different types of propagules in plant like tubers, buds, rhizomes, runners, suckers, and offsets. So these are the different propagules present in plants for vegetative propagation, that is a mode of asexual reproduction. Now what is sexual reproduction? ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ये चीज़ डिस्कस किया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है जहाँ पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा हो। जब 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, 2 गैमेट्स का फ्यूजन होता है और उससे कोई न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, so these sex organs in plant are carried within the flower and the seeds which are inside a fruit. Such plants are called angiosperms or flowering plants. See, 11th स्टैंडर्ड में 3rd चैप्टर जो था हमारा प्लांट किंगडम, उसमें हमने एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और फ्लावर जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप बोलोगे प्लांट के अंदर, दैट्स अ फ्लावर. So a flower could be unisexual or bisexual, that we have studied earlier in chapter first. So now we will discuss about a bisexual flower. See, in this diagram you can observe different part of a flower. Like this portion is called as receptacle, and this green portion, these green portions are called as sepals, or this is also called as calyx. Then these orange color portion, these colored portion are called as petals or corolla. Then we have 2 essential parts. See, a flower has basically 4 parts, 2 non-essential and 2 essentials. So sepals and petals, these 2 are non-essential part of a flower, while carpel and stamen, these 2 are essential part of a flower. तो अगर हम कार्पेल की बात करें तो आप देख सकते हो कि कार्पेल के अंदर 3 पार्ट्स है। ये जो सोलेन स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ये सोलेन स्ट्रक्चर है हमारा ओवरी। ये जो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है स्टाइल, और इसके ऊपर जो ये थिक सोलेन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है स्टिग्मा। तो ये ओवरी, style and stigma, they are collectively called as carpel, and they are also called as gynosium. Whereas this another part of the flower, this is called as anther, and this segment is called as filament. This is filament. So this filament and anther, they are collectively called as stamen, or they are also called as androsium. So these are the 4 parts of a flower. A bisexual flower. Okay.
सी अब आप देख सकते हो उसमें सब कुछ आपको नोट्स में दिया हुआ है कि बेस ऑफ अ फ्लावर above द फ्लावर स्टेम इट इज़ अ रिसेप्टिकल दैट ऑल अदर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर अटैच्ड। तो रिसेप्टिकल जो है वो फ्लावर का बेस है, सबसे लोअर पार्ट है। रिसेप्टिकल के ऊपर का जो स्वोलन पोर्शन होता है उसको हम थैलेमस बोलते हैं। ओके तो थैलेमस बोलो या रिसेप्टिकल बोलो, वट एवर यू से, इज द बेस ऑफ फ्लावर, जहाँ से सबसे बॉटम में जो स्ट्रक्चर अटैच होता है फ्लावर से वो होते हैं सेपल्स। सेपल्स यूजुअली ग्रीन कलर के होते हैं और कुछ केसेस में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो सेपल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद सेपल्स के ऊपर अगर हम देखें तो ये है हमारा पेटल्स, जो आपको कलरफुल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर। सी कोई भी फ्लावर जो आपको इतना कलरफुल दिखता है, बहुत अलग अलग तरह के फ्लावर होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव से होते हैं ये फ्लावर। तो ये जो कलरफुल फ्लावर है ये शायद आपको याद हो 11th स्टैंडर्ड में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि फ्लावर के ये डिफरेंट कलर्स कैसे होते हैं, कौन से पिगमेंट होते हैं। लाइक अ लीफ हैव क्लोरोफिल फॉर इट्स ग्रीन कलर, व्हाट इज द पिगमेंट प्रेजेंट इन अ फ्लावर? Okay, the pigment present in flower is carotenoids, which include different pigments like xanthophyll, different pigments like xanthophyll and lycopene. These are the different pigments present in a flower. Okay, तो पेटल्स को हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल। पेटल्स को नॉन एसेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायरेक्टली अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पेटल्स का कोई रोल नहीं है, लेकिन पेटल्स में फ्रेग्रेंस होती है और अट्रैक्टिव कलर होते हैं। तो अपने फ्रेग्रेंस और अट्रैक्टिव कलर की वजह से ये पेटल्स जो हैं वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, और जब इंसेक्ट्स इन पेटल्स पे आते हैं तो इंसेक्ट के विंग्स के थ्रू, उनके लिम्स के थ्रू यहाँ से जो पॉलन है वो स्टिग्मा तक पहुँच पाता है, चाहे वो सेम फ्लावर का हो या डिफरेंट फ्लावर का हो। तो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं ये पेटल्स। ओके, तो their function is to protect the reproductive organ present in the center of flower। हाँ, ये भी इसका एक फंक्शन है कि ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो है उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम की। अगर हम बात करें तो स्टामेन है, जिसको आप एंड्रोसियम भी बोल सकते हो। तो स्टामेन जो है वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट के अंदर। यहाँ पे अगर हम देखें इस डायग्राम में तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ये है हमारा स्टामेन। इसमें ये जो स्वोलन स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है ये एंथर है, और ये येलो कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है फिलामेंट। फिलामेंट का एज सच कोई मेजर रोल नहीं है, वो थैलेमस से अटैच होता है और एंथर को ऊपर रखने का काम करता है। ये हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि अगर ये फिलामेंट नहीं होता तो एंथर हमारा बेस पे होता, और अगर एंथर बेस पे होता तो पॉलन को टिप तक पहुंचने में प्रॉब्लम होती। इसलिए एंथर को स्टिग्मा के नियर बाय लोकेट करने में हेल्प करता है फिलामेंट। ये फिलामेंट का एक मेजर रोल है। एंथर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो डायग्राम में कि ये जो एंथर है वो बाइलोब्ड है। दिख रहा है हमें कि एंथर जो है वो बाइलोब्ड है। तो ये बाइलोब्ड एंथर जो है इन दोनों लोब्स के अंदर इंटरनली इन दोनों ही लोब्स में दो थिका प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर बाइलोब्ड बट टेट्राथिकस स्ट्रक्चर। इस एंथर के अंदर जो थिका प्रेजेंट होती है उसमें पॉलन सैक होता है, और पॉलन सैक के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। ओके, so it's given they are present inside the ring of petals and are little stalk with swollen top. Stamen is made up of two parts, anther and filament. The stalk of stamen is called filament and swollen tip is called anther. The anther is a stamen produced pollen grain and stores them. These pollen grains contain male gametes of the plant. A flower has a lot of stamen in it. हाँ, अब ये भी आप यहाँ पे सोच सकते हो कि आप देख रहे हो कि इस फ्लावर में जो फीमेल पार्ट है वो एक ही है, एक सिंगल ओवरी है, स्टिग्मा स्टाइल है और ये स्टिग्मा है, सिंगल स्ट्रक्चर है। जबकि अगर हम मेल पार्ट की बात करें, एंड्रोसियम की बात करें, तो यहाँ पे हमें टोटल 6 एंड्रोसियम दिख रहे हैं। ऐसा क्यों?
नंबर ऑफ एंथर ज़्यादा क्यों है? तो इसके पीछे रीज़न है कि ये एंथर जो है जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये एंथर यहाँ से डेहिस होते हैं, ब्रेक होता है। इसका जो ये दो पार्ट आपको दिख रहा है ये ब्रेक हो जाते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं। और एंथर के डेहिसेंस के बाद एंथर के अंदर जो पाउडर लाइक सब्सटेंस है जिसको आप बोलते हो पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन्स वहाँ से रिलीज होते हैं। अब ओव्यूल्स, एज वी कैन सी, ओव्यूल्स आर प्रेजेंट विद इन द ओवरी, दे कैन नॉट मूव। ओव्यूल जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, बट पॉलन हैव टू ट्रेवल। पॉलन को स्टिग्मा के सरफेस पे आना होता है, स्टिग्मा से वो स्टाइल से ट्रेवल करते हुए आता है और अल्टीमेटली वो ओवरी तक पहुंचता है। तो ये जो पूरा पाथवे होता है पॉलन को ट्रेवल करने का, ये यहाँ से यहाँ पहुँचने के बाद का होता है। लेकिन ये पॉलन एंथर से स्टिग्मा तक कैसे पहुँचेगा? पॉलन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई तो मीडियम चाहिए। अगर ये पॉलन नियर बाय होता या स्टिग्मा की पोजीशन ये होती और एंथर उसके ऊपर होता तब तो कोई इशू नहीं था कि एंथर डेहिस होता और पॉलन जो है वो सेट हो जाता है स्टिग्मा के ऊपर। लेकिन यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि एंथर जो है उसकी लोकेशन जो है वो स्टिग्मा के नीचे है, यानी कि बिलो द स्टिग्मा आपका एंथर जो है वो लोकेटेड है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस होते हैं। तो इसमें पॉलन को यहाँ तक पहुँचने के लिए या तो विंड चाहिए या वाटर चाहिए, कोई इंसेक्ट चाहिए। तो ऐसे केसेस में क्या है कि पॉलिनेशन तो हो जाता है लेकिन फर्टिलाइजेशन का रिस्क रहता है। तो इसके लिए नंबर ऑफ पॉलन जो है वो ज़्यादा रिलीज होते हैं, क्योंकि पॉलन मोस्टली विंड के थ्रू पॉलिनेशन बहुत कॉमन है जो कि देखा जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो हवा के साथ ये पॉलेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, सब जगह स्प्रेड हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली स्टिग्मा तक पॉलन पहुंच सके इसलिए नंबर ऑफ पॉलेंस जो है वो ज़्यादा होते हैं। और नंबर ऑफ पॉलन ज़्यादा होंगे तो कुछ पॉलन तो स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा और उसके बाद वो ओव्यूल्स तक, ओवरी तक पहुंचेंगे और ओव्यूल्स के साथ फर्टिलाइज कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा कार्पेल, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ये आपका ओवरी है। ओवरी स्वोलन स्ट्रक्चर होता है क्योंकि ओवरी में बहुत सारा न्यूट्रिएंट स्टोर रहता है। ओवरी में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है स्टाइल। स्टाइल के थ्रू ही पॉलन ट्यूब डेवलप होता है। जब ये पॉलन स्टिग्मा की सरफेस पे आते हैं, स्टिग्मा जो है वो एक स्टिकी सरफेस है, फ्लैटेंड और स्टिकी सरफेस है। फ्लैटेंड है ताकि वो पॉलन को रिसीव कर सके और ये स्टिकी होता है ताकि पॉलन उससे अटैच होकर के रह सके। जब पॉलन यहाँ तक पहुँचता है, पॉलन स्टिग्मा की सरफेस से अटैच हो जाता है, फिर पॉलन वहाँ पे जर्मिनेट होता है, वहाँ पे वो न्यूट्रिएंट लेता है और जर्मिनेट होता है। फिर स्टिग्मा की सरफेस को रप्चर करते हुए पॉलन जो है पॉलन ट्यूब डेवलप करता है थ्रू द स्टाइल। ये पॉलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए आ जाता है हमारी ओवरी में। ओवरी में आने के बाद जो ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स के अंदर ये पॉलन ट्यूब पहुंचते हैं और जो उसके अंदर वेजिटेटिव सेल, जर्मिनेटिव सेल्स होते हैं उनको वो रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तब जाकर के पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो हो पाती है। तो बेसिकली यही 3 पार्ट्स हो गए फीमेल मतलब कार्पेल के, stigma, style and ovary. Ovary is the swollen thickened base of carpel. Style is the filament like structure through which pollen tube develops and stigma is the receptive surface to receive pollen grains. Okay. ठीक है. There are flowers which are called unisexual. This is because they have either stamen or carpel. Flowers of papaya and watermelon are example of unisexual flower, and the flowers which have both male and female sex organs are called bisexual. See, जो unisexual flower होते हैं वहाँ पे आपको या तो ये स्टिग्मा दिखेगा या तो एंथर दिखेगा, दोनों नहीं दिखेंगे। या तो स्टामिनेट फ्लावर होगा या तो पिस्टिलेट होगा। अगर फ्लावर सिर्फ मेल ऑर्गन को कैरी करता है तो उसको हम बोलेंगे स्टामिनेट, और अगर फ्लावर में सिर्फ फीमेल पार्ट है तो उसको हम बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। ओके, तो ऐसे केसेस में सेल्फ पॉलिनेशन कभी नहीं हो सकता। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनमें हमेशा ही क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें अलग अलग एजेंट्स चाहिए होता है, जैसे कि एयर,
वाटर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स। ओके, अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं मेल गैमेटोफाइट यानी कि स्टैमेन को। सी, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द सेक्शन व्यू ऑफ एंथर। ये एंथर के दो लोब्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको बीच में लाइन ऑफ डेhiscence दिख रहा है, ये यहाँ से ये दो लोब्स हैं, और इन दोनों लोब्स के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो सर्कुलर स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, ये दोनों थिका है, यानी कि दोनों लोब में दो थिका है, यानी कि टेट्रा थिकस स्ट्रक्चर हो गया ये। एंड दीज थिकासी, अब यहाँ पे इसको हम जूम इन करके देख सकते हैं कि ये फिलामेंट या कनेक्टिव आप इसको बोल सकते हो, जो फिलामेंट को एंथर से कनेक्ट करके रखता है, या इसको हम कनेक्टिव बोलते हैं इस पॉइंट को। तो ये जो कनेक्टिव वाला पॉइंट है, वहाँ से अगर हम देखें तो ये पॉलन सैक हो गया, 4 पॉलन सैक हो गया आपके। इन पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। सी, यू कैन ऑब्जर्व द पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट इन द पॉलन सैक इन दिस डायग्राम। ओके, अब ये जो एंथर की वॉल है, ये बहुत ही प्रोटेक्टिव वॉल होती है और इसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं। जैसा कि देखो आप डायग्राम में देखो, यहाँ पे एपिडर्मिस है, फिर फाइब्रस लेयर जिसको आप मिडल लेयर भी बोल सकते हो, ये 2-3 लेयर्स का होता है। फिर उसके बाद टैपेटम है जो कि इनर लेयर है। टैपेटम जो है वो न्यूट्रिटिव लेयर होता है, और टैपेटम जो है वो टेम्पररी लेयर भी होता है। टैपेटम लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। ये जो टैपेटम है, जैसे जैसे पॉलन का डेवलपमेंट होता जाता है, टैपेटम यूटिलाइज होता जाता है। टैपेटम यू कैन से सिमिलर टू द प्लेसेंटा। जैसे कि हमारा प्लेसेंटा है, जैसे कि प्लेसेंटा के थ्रू ह्यूमन बीइंग में जो एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिएंट मिलता रहता है। एंडोमेट्रियम की लेयर है यूट्रस में, जो कि जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एंडोमेट्रियम जो है वो यूटिलाइज हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे ये टैपेटम है। जैसे जैसे पॉलन का डेवलपमेंट होगा, पॉलन ग्रेन्स डेवलप होंगे, वैसे ही टैपेटम जो है वो यूटिलाइज होता जाएगा, और एंड में टैपेटम बिल्कुल भी नहीं बचता है, वो पूरी तरीके से यूज्ड अप हो जाता है। ये जो मिडिल लेयर है हमारी, जो फाइब्रस लेयर आपको दिख रहा है, इसको मिडिल लेयर भी बोलते हैं। ये मिडिल लेयर 3-4 लेयर्स से बना होता है, और ये भी नॉरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। उसके बाद ये आपका एपिडर्मिस है, और उसके अंदर एंडोडर्मिस की लेयर भी होती है। जो येलो रीजन दिख रहा है हमें एपिडर्मिस के अंदर, ये रीजन ये एंडोडर्मिस की लेयर है। तो ये जो एंडोडर्मिस की लेयर है, ये डेhiscence में हेल्प करती है। ये जो आपको लाइन ऑफ डेhiscence दिख रही है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ डेhiscence। यानी कि यहाँ से पॉलन एंथर मैच्योर होने के बाद यही वो पॉइंट है जहाँ से वो रप्चर होगा, वो डिवाइड होगा, और यहाँ से पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो रिलीज होंगे। ओके, तो ये जो लाइन ऑफ डेhiscence है, ये एंडोमेट्रियम से बना हुआ है, सॉरी एंडोडर्मिस से बना हुआ है। उसके बाद ये मिडिल लेयर हो गया आपका नॉरिशमेंट के लिए, और टैपेटम इज ऑल्सो फॉर नॉरिशमेंट। और उसके अंदर आप देख सकते हो पॉलन ग्रेन्स, पॉलन मदर सेल। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मियोसाइट्स जो होते हैं उसके लिए आपको एक नया टर्म मिलेगा, मदर सेल्स। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि ये पॉलन मदर सेल्स हैं जो कि डिप्लॉयड हैं, इनमें मियोसिस हो रही है, एंड आफ्टर मियोसिस दे गिव टेट्राड, पॉलन टेट्राड, और एक टेट्राड जो है वो सेपरेट होकर के 4 पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी कि एक पॉलन मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, और ऐसे बहुत सारे पॉलन मदर सेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन सभी रीजन्स में। यानी कि ये जो हमारा पॉलन सैक है, यहाँ पे बहुत सारे पॉलन मदर सेल प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर अब देखिए, ये एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताया है। यंग पॉलन है, इसका ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। ये भी हमने लास्ट डे डिस्कस किया था कि जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा ही हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड एंड मियोसाइट्स आर ऑलवेज डिप्लॉइड। तो ये हमारा पॉलन है जो कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस है इसका। इसमें माइटोसिस की प्रोसेस हो रही है। एज ए रिजल्ट यहाँ पे 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है, जनरेटिव एंड ट्यूब न्यूक्लियस। और हाँ, एक और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पॉलन की जो वॉल होती है, ये जो आपको दिख रहा है रफ सा स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एक्साइन,
ये जो आउटर रफ लेयर हमें दिख रही है, इस रफ लेयर को बोला जाता है एक्साइन, और उसके अंदर की लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन। तो ये जो एक्साइन की लेयर होती है, दिस इज मेड अप ऑफ अ वेरी स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एज स्पोरोपोलेनिन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि टिल नाउ देर इज नो एंजाइम्स नोन विच कैन डाइजेस्ट स्पोरोपोलेनिन, यानी कि पॉलिन को कोई भी एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आउटर लेयर जो है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है। पॉलिन को हजारों साल तक स्टोर करके रखा जा सकता है, क्योंकि वो डैमेज नहीं होता। अगर आप पॉलिन को फिजिकली डैमेज करोगे तो ही डैमेज कर सकते हो, केमिकली एंजाइम्स की हेल्प से आप पॉलिन को डैमेज नहीं कर सकते। ओके यहाँ पे इस डायग्राम में एक चीज़ मिसिंग है। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होता। एक्साइन के सेंटर में यहाँ पे जर्म पोर होता है और यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता। जर्म पोर वो साइट होती है जहाँ से पॉलन ट्यूब डेवलप होता है, और यही पॉलन ट्यूब जो है वो स्टिग्मा को डाइजेस्ट करते हुए स्टाइल के थ्रू ओवरी तक पहुँचता है और मेल गैमेट को फर्टिलाइज होने के लिए ओवरी तक पहुँचाने का काम करता है। ओके तो ये था आपका स्टामेन। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ pollen grain. So it's given outermost layer is epidermis, then middle layer of thin walled cell, innermost layer the tapetum consisting of large cells which nourish the developing pollen grain. Microspore mother cell undergo meiosis and each of them forms 4 haploid microspores arranged in a tetrad. Development of male gametophyte from a microspore. Okay, see the wall of microspore consists of 2 principal layer, exine and entine. अभी मैंने आपको बताया exine with some thin space, germ pore it's given. Exine is made up of extremely durable substance called sporopollenin. The pollen tube grows out of the pollen grain through the germ pore, and inner layer is thin cellulosic wall called as entine. The microspore nucleus moves towards periphery and the cell divides into a large vegetative cell and a small generative cell. इस स्टेज में ही पॉलन जो है वो जब ये एक्साइन और एंटाइन की कंप्लीट लेयर फॉर्म हो जाती है तब पॉलन जो है वो मैच्योर हो जाता है और उसके बाद एंथर का डेहिसेंस होता है, एंथर रप्चर होता है और ये जो पॉलेंस हैं दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द एंथर एंड देन दे मूव टुवर्ड्स द मेगास्पोरोफिल दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट. ओके सो दैट्स ऑल अबाउट द मेल गैमेटोफाइट. सो अगेन मैं आपको वही बात बोलने वाली हूँ जो कि मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ कि एनसीईआरटी से आप एक बार मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन जरूर रीड कर लेना, और आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी एनी टाइम. थैंक यू, टेक केयर.